अभी 2013 में भी इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। ये है क्या पॉश एक्ट? पॉश की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। जो औरत है जिसको इक्वालिटी नहीं दी जाती समाज में, उनके लिए कि वो वर्क प्लेस पे सेफ फील करें, उनकी प्रोटेक्शन हो और वर्क में इक्वालिटी मिले। अगर हम आंकड़े देखें, रीसेंट रिसर्च देखें तो 53% वुमेन ने ये कंप्लेंट, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की वर्क प्लेस पर। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर नवप्रीत कौर, जो कि लॉयर हैं, सोशल वर्कर हैं और साथ ही साथ पॉश ट्रेनर भी हैं। डॉक्टर नवप्रीत कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, थैंक यू, नमस्कार जी। डॉक्टर नवप्रीत कौर, आप हमें ये बताइए कि ये पॉश एक्ट क्या है? अभी 2013 में भी इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। ये है क्या पॉश एक्ट? पॉश की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक एक्ट है, 2013 में आया था, प्रिवेंशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और रिट्रेसल के लिए। ये बेसिकली वुमेन के लिए लॉ है, वुमेन की इक्वालिटी के लिए लॉ है कि जो औरत है जिसको इक्वालिटी नहीं दी जाती समाज में, उनके लिए कि वो वर्क प्लेस पे सेफ फील करें, उनकी प्रोटेक्शन हो और वर्क में इक्वालिटी मिले। हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल कहता है इक्वालिटी। हमारे आर्टिकल 14, 15, 19 इक्वालिटी की बात करते हैं और राइट टू लाइफ है हमारा 21। हर एक लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन के थ्रेड में इक्वालिटी की बात की जाती है। तो वुमेन को इक्वालिटी देने के लिए वर्क प्लेस में, उनको प्रोटेक्शन के लिए, उनको एक सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में पास हुआ था, जिसको हम शॉर्ट में पॉश कहते हैं। एंटी हरासमेंट सेक्सुअल लॉ क्या है? एंटी हरासमेंट सेक्सुअल लॉ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ये सिमिलर है। ये वुमेन को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाता है। हम देखते हैं बहुत सारी वुमेन वर्क प्लेस पे जाती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करती हैं। अगर हम आंकड़े देखें, रीसेंट रिसर्च देखें तो 53% वुमेन ने ये कंप्लेंट, सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की वर्क प्लेस पर। क्या तो जरूरत पड़ी इस लॉ को बनाने की? क्या जरूरत पड़ी? इसका एक बहुत ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस थे जिन्होंने वुमेन की इक्वालिटी एट वर्क प्लेस को हाईलाइट किया और सेक्सुअल हरासमेंट को हाईलाइट किया। अगर मैं 1992 की बात करूं तो एक बनवारी देवी का केस आया था। राजस्थान में एक वुमेन थी, बनवारी देवी, जो एक साथनी ग्रुप थी, जैसे साथी होता है तो सतनी ग्रुप थी। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ वो काम कर रही थी। जब वो वर्क कर रही थी तो वो चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करने के लिए एक ग्रुप के साथ जुड़ी हुई थी और उसने 1 साल की बच्ची की मैरिज होने से रोकने की कोशिश की और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? सेक्सुअल हरासमेंट, उसका गैंग रेप किया गया। तो वहां उस जो बनवारी देवी थी उनको जस्टिस नहीं मिला। उस टाइम पे उन्होंने जब पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ने कहा कि ये तो लोअर कास्ट की वुमेन है बनवारी देवी, तो हायर कास्ट के लोग जो शादी कर रहे थे एक बच्ची की, वो इस लोअर कास्ट की वुमेन को टच भी नहीं कर सकते, तो रेप कैसे करेंगे? तो उसका केस फाइल नहीं किया गया, पुलिस ने उसको नहीं सुना, ट्रायल केस में गया। तो ऐसे ही जो बातों को कंटिन्यू करके कि वो एक अछूत औरत है, तो ऐसा उसको जस्टिस नहीं मिला गया। तो लेटर ऑन विशाखा एक एनजीओ थी जिसमें विशाखा वर्सेस यूनियन राजस्थान ने एक केस फाइल किया गया बनवारी देवी के ही केस को हाईलाइट करते हुए। इस केस में ये था कि बनवारी देवी जो एक वर्क प्लेस पे थी, वो एक अपना काम कर रही थी, शी वॉज अ वर्किंग वुमेन, और जो वर्किंग वुमेन अपनी ड्यूटी करते हुए उसके साथ रेप होता है, उसका सेक्सुअल हरासमेंट होता है, वो एक अकेली ऐसी औरत नहीं है जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है।
ऐसी बहुत सी औरतें हैं जिनके साथ वर्क प्लेस पे ऐसी चीजें होती हैं, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, उनको एक उनको ऐसा फील कराया जाता है कि वो इक्वल नहीं है वर्क प्लेस में, उनके लिए काम करना मुश्किल किया जाता है। तो ऐसी चीजों से आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 जो हमें 19(1)(g) जो हमें वर्क करने की एम्पावरमेंट देता है, एक राइट देता है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये सब चीजें वायलेट हो रही हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने विशाखा के केस को मान्यता देते हुए कुछ गाइडलाइंस दी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए। शाखा केस की जो गाइडलाइंस थी वो कौन सी हैं? जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई, जैसे मैंने कुछ आर्टिकल्स अभी मेंशन किए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सब जो एक्ट है, जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होता है, वो इन सारे आर्टिकल्स को वायलेट करता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन किया, बहुत ही वाइडर लेवल पे इसको एक्सप्लेन किया गया। सेक्सुअल हरासमेंट में जिसमें हम फिजिकल कांटेक्ट की बात करते हैं, अगर आपको वर्क प्लेस पे कोई फिजिकल कांटेक्ट करना चाहता है, आपके साथ कोई एडवांसेस चाहता है, कोई सेक्सुअल डिमांड्स करता है, सेक्सुअल फेवर्स चाहता है, जैसे समटाइम्स कुछ गर्ल्स को कहा जाता है अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आप हमें सेक्सुअल एडवांसेस देंगे, अगर हमारे साथ फिजिकल होंगे तभी हम आपको प्रमोशन दे पाएंगे या आपकी सैलरी इंक्रीज कर पाएंगे। इसके अलावा पोर्नोग्राफी, शोइंग पोर्नोग्राफी टू अ वुमन, सेंडिंग सच काइंड ऑफ मैसेजेस, न्यूड चीजें करनी, उसको उनको सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, वो भी सारे सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होता है। तो गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्सुअल हरासमेंट को एक्सप्लेन किया और इसकी प्रोहिबिशन पे भी बात की, इसकी प्रिवेंशन पे भी बात की। सुप्रीम कोर्ट ने एम्प्लॉयर की ड्यूटी लगाई कि अगर आपके पास कोई वुमेन वर्क करने आ रही है तो इट्स योर ड्यूटी टू प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर वर्क, एक सिक्योर प्लेस जिसमें वुमेन अपने आप को डेवलप कर पाए। हमारा जो आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, हम कब इंजॉय कर पाएंगे? जब हम एक इक्वालिटी के साथ वर्क कर पाएंगे। और अगर हमारा वर्क प्लेस ही अनकंफर्टेबल है, इक्वालिटी नहीं है, वहां पे हरासमेंट हो रही है किसी भी तरीके की वुमेन के लिए, तो इक्वालिटी इन्फ्रिंज होती है। तो जहाँ पे इक्वालिटी इन्फ्रिंज हो रही है, राइट टू लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन के लिए, इसके लिए एम्प्लॉयर की ड्यूटी लगाई, इंटरनल कमेटी अपॉइंट करने के लिए कहा, और उन कमेटीज की ट्रेनिंग्स होना ज़रूरी है, और वो कमेटी जो है वो पॉश की कंप्लेंट्स को देखेगी, और जैसे कि जो लड़की है, जो विक्टिम है, उसको जस्टिस प्रोवाइड कर पाएगी। पॉश केस के अंतर्गत कौन कौन कंप्लेंट कर सकता है, मतलब कंप्लेंट कौन करवा सकता है? जी, पॉश एक्ट के अंदर कोई भी वुमेन जो अग्रीव्ड है, एग्रीव्ड वुमन जिसके साथ जैसे मैंने सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन बताई थी, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है एट वर्क प्लेस, वो एक कंप्लेंट कर सकती है। और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ और मेरे साथ ऑफिस में कुछ गलत हुआ है, तो मैं पॉश कमेटी के पास जाके, इंटरनल कमेटी के पास कंप्लेंट कर सकती हूँ। लेकिन अगर इसके अलावा अगर मैं ट्रेवल कर रही हूँ, ऑफिस आ रही हूँ, और जो ऑफिस की ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफिस की तरफ से प्रोवाइड की गई है, और उस ट्रांसपोर्ट में मुझे कुछ मेरे साथ हरासमेंट हुई है, तो भी एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है। और अगर इन केस कुछ रीजंस की वजह से जो विक्टिम है, जो वुमेन है, वो खुद कंप्लेन नहीं कर सकती है, तो उसके साथ उसके कुलीग्स या जानने वाले कुछ कंडीशंस में वो भी कंप्लेन कर सकते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। वर्क प्लेस पर इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? जी, जैसा मैंने पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की बात की है, तो हर एक जितनी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उसमें एक इंटरनल कमेटी होती है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर के अन और पॉश एक्ट के अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिवाइड किया है एक्ट को। जैसे कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है
उस वो है 10 से ज़्यादा जहाँ पे एम्प्लॉयर हो, जहाँ से 10 एम्प्लॉय हो, 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरनल कमेटी बनेगी जिसमें कि 4 लोग होना ज़रूरी है। फर्स्टली जो चेयरपर्सन है वो वुमेन है, होनी चाहिए, और जो 2 इंटरनल पर्सन होने चाहिए जो विद इन द कंपनी या विद इन द इंस्टीट्यूशन वर्क करते हो, और एक एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए जो कि सोशल वर्कर हो या लीगल फील्ड से हो, जो कंपनी को सपोर्ट कर पाए इन केसेस में। तो अगर 10 से कम लोग हैं एक वर्क प्लेस में, कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे लोकल कमेटी वर्क करती है। तो हम लोकल कमेटी के पास कंप्लेन कर सकती है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर हम बात करें कि कंप्लेन अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो वहाँ पे कंप्लेन करनी है तो हम इंटरनल कमेटी के पास कंप्लेन करेंगे, और इंटरनल कमेटी विद इन द फिक्स टाइम पीरियड उस पे एक्शन लेगी और उस पूरे जो एक्ट हुआ है उसको इंस्पेक्ट करेगी, और उस इंस्पेक्ट करके उस पे कुछ डिसीजन देगी। अगर तो कुछ केसेस ऐसे हैं जो विद इन द जो वार्निंग दे के हम डिसाइड कर सकते हैं तो कमेटी वैसे ही उसी तरीके से चलेगी। अगर कुछ बहुत ही सीरियस केसेस हैं जैसे बनवारी देवी केस में था कि सेक्सुअल हरासमेंट ज़्यादा हाई लेवल पे है, रेप हुआ है या कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, तो एम्प्लॉयर और कमेटी असिस्ट करेगी विक्टिम को पुलिस के पास जाने के लिए और कोर्ट केसेस में। कंप्लेंट कब और कैसे की जा सकती है? जी, कंप्लेंट एक रिटन फॉर्म में होती है। पॉश के अंडर एक रिटन फॉर्म में कंप्लेंट की जाएगी विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एक्ट। 3 महीने के अंदर-अंदर आपको एक रिटन कंप्लेंट जिसमें कि आपको समय, डेट मेंशन करनी होगी कि इस समय, इस दिन मेरे साथ ये एक्ट किया है और ये रिस्पोंडेंट था। इस पर्सन ने मेरे साथ ये एक इस तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट की है। आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके साथ क्या गलत किया गया है। तो ये कंप्लेंट आप अ, कमेटी को कमेटी के आगे रख सकते हैं कि ये आपके साथ हुआ है और आपको जस्टिस चाहिए इसके रिगार्डिंग। क्या इसकी कोई पनिशमेंट भी है? जी, देखिए, ये हर एक केस पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस बहुत तरीके की होती है। अगर सपोज एक पर्सन कुछ आपको टच कर रहा है इंडिसेंट वे में, गलत तरीके से, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहा है, या हो सकता है कोई आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सीवियर क्राइम कर दे, हीनियस क्राइम कर दे, जैसे कि मैंने कहा रेप है या कुछ और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपको जो कंपनी है या इंस्टीट्यूशन है उसमें पनिशमेंट किस वे में देगी, वार्निंग के वे में देगी, आपको कंपनी से एक्सपेल किया जाएगा या आपको कोर्ट तक लेके जाया जाएगा। तो ये डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि किस तरह का क्राइम हुआ है या किस तरह की सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। अगर कोई गलत कंप्लेंट कर दे तो? जी, देखिए, ऐसा बहुत से केसेस होता है कि हो सकता है कि वुमेन ने गलत कंप्लेंट की गई हो। ऐसा जैसे हमने डॉरी के केसेस में देखा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में देखा है कि बहुत सारी वुमेन कई बार गलत केस डाल देती है मेन पे। यहाँ पे मैं पॉश एक्ट के बारे में कहना चाहूँगी कि इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, अपील कर सकते हैं आप। अगर आपको लगता है जैसे इवन प्लेंटिफ को चाहे रिस्पोंडेंट को ये लगता है कि जो डिसीजन हुआ है वो गलत है, जो कंप्लेंट थी वो गलत है, उस केस में अपील की प्रोविजन है। जो पर्सन है वो अपील कर सकता है डिसीजन के अगेंस्ट, और अगर ये क्लियर है कि अगर ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया है कि केस बिल्कुल फॉर्ज था, सिर्फ एक लड़के को फंसाने के लिए केस किया गया था, कंप्लेंट की गई थी, तो वहां पे डेफामेशन का केस भी हो सकता है, और लड़की के जो जो प्लेंटिफ थी उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है, कंपनी की तरफ से भी और आउट ऑफ द कोर्ट भी। अगेन आई वुड से इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द केस। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्या होता है? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट। देखिए, कई बार हम कहते हैं कि लड़का सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, जो पर्सन है वो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, वो आपको इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहा है या आपको गलत तरीके से टच कर रहा है,
और आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको ऑफिस जाना ही मुश्किल हो जाता है। हॉस्टाइल इन द सेंस आप ऑफिस ही नहीं जाना चाहते हो, आप वर्क ही नहीं करना चाहते हो कुछ इंसिडेंट्स की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है एक लड़की को बार बार कह रहा है तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो, तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलो, एवरीडे उसको ये इंसिस्ट कर रहा है। वो लड़की मना कर रही है, वो कह रही है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, या तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती हूँ। तो वो लेकिन वो ये चीज दोहराता है, बार बार दोहरा रहा है वर्क प्लेस पे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रही हैं? लड़की उस ऑफिस से भाग रही है, वो अवॉइड कर रही है, वो चाह रही है कि ये जो मेरा कुलीग है, ये जो लड़का है मेरे सामने ना आए, या इस वजह से वो छुट्टियां लेना शुरू कर देती है। तो वो एक तरह से उस लड़के ने एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया वुमेन के लिए, जो कि उसका राइट टू वर्क इन्फ्रिंज कर रहा है। तो सच केसेस को भी पॉश एक्ट में इंक्लूड किया गया है, और सच एक्ट्स को भी, कि ऐसे एक्ट्स को भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही इंक्लूड किया जाएगा, और उसके भी अगेंस्ट वैसे ही एक्शन लिया जाएगा जैसे बाकी केसेस में होता है। आजकल तो अधिकतर काम ऑनलाइन हो रहा है, क्या ऐसे में भी पॉश एक्ट लागू होता है? जी देखिए, अभी हम भी वर्चुअली डिस्कशन कर रहे हैं, जूम पे बातें होती हैं, जूम पे मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होता है, एवरीथिंग। क्या अगर वर्चुअली चीजें हो रही हैं तो क्या मैन को ये राइट है कि वो कुछ भी कलर्ड रिमार्क्स या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स या सेक्सुअली ओरिएंटेड एक्ट वो ऑनलाइन कर सकता है? नो। अगर सी जैसे मैंने हॉस्टाइल की बात कही, सेक्सुअल हरासमेंट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, सिर्फ एक टच नहीं, उससे अलावा भी। इंटेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पैक्ट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि जूम मीटिंग हो रही है या गूगल मीट हो रहा है या वर्चुअल कोई भी मीटिंग हो रही है, और लड़का कहता है ओ माय गॉड यू आर लुकिंग वियरिंग सच अ नाइस ड्रेस, और तुम्हारी जो ड्रेस है तुम्हारे कुछ पार्ट्स को हाईलाइट कर रही है, या तुम्हारे कुछ पार्ट्स को और खूबसूरत बना रही है, अगर वर्चुअली ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाए, तो क्या वो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है? इट इज सेक्सुअल हरासमेंट। such kind of gestures, such kind of words are still sexual harassment। और जब वो मीटिंग हो रही है और ऐसी चीजें होंगी, या अगर आप वर्क मोड में हैं, अगर आप कुलीग्स हैं या एम्प्लॉयर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, वहां पे आप ऐसे मैसेजेस एक दूसरे किसी को भेज रहे हैं, तो वो सब सेक्सुअल हरासमेंट में इंक्लूड होगा, और स्टिल उस पे भी वैसे ही एक्शन होंगे जैसे अदरवाइज होते हैं, जैसे हम ऑफिस में वर्क करते हैं उस टाइम पे होते हैं। मतलब कहने का यह है कि पनिशमेंट सेम ही है। यस, इवन इफ यू आर डूइंग इट वर्चुअली। देखिए, शोइंग पोर्नोग्राफी अगर ऑफेंस है, तो वर्चुअल एक्ट इट इज ऑफेंस। सी, हम किसी को अगर हम बात करें कि आजकल तो कंप्यूटर पे सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग भी एक ऑफेंस है, तो मेन हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पॉश एक्ट का, वुमेन को एक सेफ एनवायरनमेंट देना है वर्क प्लेस के लिए। एक जब अगर अगर होम ही वर्क प्लेस है, तो व्हाई नॉट अ सेफ प्लेस? वहां पे भी हमें उनको सेफ्टी प्रोवाइड करवाना एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। अगर वुमेन घर पे काम कर रही है लेकिन वो कुलीग्स के साथ काम कर रही है, इसमें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कुछ अगर इवन कुछ फंक्शंस पार्टीज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ कंपनी, समटाइम्स हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसे फंक्शंस आते हैं, पार्टीज आती हैं जो एम्प्लॉयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं। वहां पे भी अगर कुछ ऐसा एक्ट होता है, तो वो भी सेक्सुअल हरासमेंट में ही इंक्लूड होगा। जैसे मैंने कहा था, ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी, इसी तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। और जो मेन, क्योंकि हमारा यही है कि वुमेन को लीगल राइट है वर्क का, तो किसी भी तरीके से हम उसके लीगल राइट को इन्फ्रिंज नहीं करना है, यही इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है।
डॉक्टर नवप्रीत कौर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।